रिसेंटली हमने एक ई-कॉमर्स ब्रांड को सेल करवाया, जिसकी वैल्यू तकरीबन 50 से 60 लाख हो सकती थी। लेकिन ब्रांड ओनर की छोटी-सी गलती की वजह से उसका जो ब्रांड सेल हुआ वो तकरीबन 1 मिलियन के आस-पास हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि जब आप ब्रांड बेचने जा रहे हों, तो आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए ताकि आपको वैल्यूएशन हाई मिल सके। और इसी तरह से अगर आप एज़ अ इन्वेस्टर हैं और कोई बिज़नेस बाय करना चाह रहे हैं, तो उनमें उस टाइम बाय करते वक़्त आपको किस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। जब भी कोई भी हमारे पास ब्रांड आता है कि यार मुझे सेल करना है, तो सबसे पहले हम उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं। ड्यू डिलिजेंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, वो ये होता है कि उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो कितनी एक्यूरेट है। क्योंकि लेट्स सपोज़ अगर कोई भी ई-कॉमर्स ब्रांड है ना, अगर वो आपको दिखा रहा है कि यार शॉपिफाई पे मेरे पास जो है 50 लाख की सेल आ रही है, 40 लाख की सेल आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल हो। क्योंकि शॉपिफाई के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है ये ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर कि उसके रिटर्न अगर किसी के ज़्यादा हैं या किसी के आरओएस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसका नुकसान ये होता है कि आपका रेवेन्यू तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आरओएस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपको पैसे ज़्यादा डालने पड़ते हैं और आपको जो टोटल प्रॉफिट होता है या तो वो कम हो रहा होता है या तो नहीं हो रहा होता। तो एज़ अ इन्वेस्टर पहले बात कर लेते हैं, अगर कोई बिज़नेस आपने बाय करना है तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें देखनी है? आपके पास कोई भी फाउंडर आए, वो बोले कि यार मुझे बिज़नेस बाय करना है, तो आप सबसे पहले उससे बोलें कि यार आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर कर दें। अगर आपको एज़ अ इन्वेस्टर नहीं आता कि यार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे देखे जाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को कैसे देखा जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो खुद देखें। आप किसी भी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, जो कि आपके बिहाफ़ पे ये काम कर दे। एग्ज़िट बेस भी ये काम आपके लिए कर सकता है। अच्छा, अब आ जाएँ आप स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करनी आती है कि किस तरह से रीड करनी है, क्या चीज़ करनी है, तो आपने सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी वैल्यूएशन ऑफ द बिज़नेस आप कर रहे हैं ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि पिछले कम से कम भी जो है वो 1 साल का डेटा मौजूद हो आपके पास। अगर वो बिज़नेस पिछले 3-4 साल से चल रहा है, अगर वो बिज़नेस न्यू है तो ज़ाहिर-सी बात है 6 महीने का डेटा मिलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा न्यू है ना, तो लेट्स सपोज़ बोलता है 6 महीने का भी डेटा नहीं है, तो आप ऐसे बिज़नेस को बिल्कुल भी बाय नहीं करें क्योंकि उसके अंदर आपके जो सक्सेस के चांसेज़ हैं वो कम होंगे। तो इसलिए जब भी कोई बिज़नेस बाय कर रहे हो तो आप कम से कम उसके पिछले 1 साल का डेटा देखें क्योंकि 1 साल का जब आप डेटा देखते हैं ना, तो आपको पूरी ट्रैजेक्टरी पता चल जाती है कि इसका रेवेन्यू किस तरह से ग्रो हो रहा है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है, नहीं हो रही, क्या-क्या इश्यूज़ हैं। वो एक एवरेज नंबर आपको मंथली निकल के आ जाता है, तो फिर आप डिसीज़न सही ले सकते हैं कि हाँ यार, ये मुझे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, अब आ जाएँ अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखें मार्च 2024 से लेके मार्च 2026 तक का मार्च 2024 से मार्च 2025 तक का हमने इनसे डेटा मँगवाया है। अब इसके अंदर आप देखें टोटल सेल्स। अब हम क्या करते हैं जब ये दिखाते हैं ना कि यार हमारी टोटल सेल्स आप देखें मार्च के महीने में 18 लाख है, फिर 13 लाख है। तो अगर एक ट्रेंड आप देखें तो इसकी मार्च के महीने में सेल्स अच्छी थी और उसके बाद अगर आप देखें मैं राइट पे जब लेके जा रहा हूँ, तो कभी भी फिर 18 लाख की सेल्स नहीं हुई। तो एज़ अ इन्वेस्टर ये आपके लिए नेगेटिव चीज़ है कि यार आप जिस बिज़नेस को बाय कर रहे हैं उसकी सेल कंटीन्यूअसली डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन एज़ अ फाउंडर भी ये गलत बात है। हमेशा याद रखें जब आप अपने बिज़नेस को बेचना चाह रहे हों, तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि उसकी जो रेवेन्यू और जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो मैं सबसे बड़ा मसला देखता हूँ फाउंडर्स के अंदर, जब वो ये सोचते हैं ना कि यार मुझे इस बिज़नेस को बेचना है, तो उसके ऊपर जो है वो टाइम लगाना, उसके ऊपर एफर्ट्स लगाना कम कर देते हैं जिसकी वज़ह से उसकी सेल्स गिरना शुरू हो जाती है। और सेल्स गिरने की वजह से नुकसान ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर जब देखता है उसे, तो वो समझता है कि यार ये जो सेल्स गिर रही है ना, इसके अंदर हो सकता है कोई फंडामेंटल इश्यू हो और उस फंडामेंटल इश्यू होने की वजह से वो ये कहता है कि यार नहीं भई मुझे जो है वो ये बिज़नेस बाय नहीं करना। तो एज़ अ फाउंडर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है या अगर कोई बाय भी कर रहा होता है, तो वो बहुत ही कम आपके पैसे लगाता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा एज़ अ फाउंडर ये सजेशन दूँगा कि अगर आप कोई भी बिज़नेस अपना बेचना चाह रहे हैं ना, तो वो उस टाइम पे बेचें जिस टाइम पे उसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का जो चार्ट है ना वो ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें पहली चीज़ कि इसका रेवेन्यू कम हो रहा है। फिर उसके बाद अच्छा, अब ये जो रेवेन्यू ये दिखाते हैं तो हम एज़ अ इन्वेस्टर इसको चेक करते हैं कि भई ये रेवेन्यू एक्चुअल है भी या नहीं है। अब वो कैसे चेक करते हैं, जो भी लॉजिस्टिक कंपनी इनके साथ एसोसिएटेड है, उसका मंथली का हम देखते हैं कि वाक़ई में वो इतना इन्हें पे कर रही है, नहीं कर रही। क्योंकि शॉपिफ़ाई पे जो नंबर है, ज़रूरी नहीं है वो सेल डिलीवर भी हो रही हो या फुलफिल ऑर्डर हो रहे हो। तो जो लॉजिस्टिक कंपनी उन्हें मंथली बेसिस पे कर रही है, डिलीवर की जो अमाउंट पे कर रही है, वो एक्चुअल अमाउंट होता है, जो एक्चुअली रेवेन्यू बन रहा होता है किसी भी बिज़नेस का। तो हम ये वेरीफ़ाई करते हैं कि भई ये एक्चुअली लॉजिस्टिक कंपनी से ये डेटा मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम पहले ये देखते हैं कि भई जो भी ये सामान बेच रहा है, जो जैसे ये अबाया का स्टोर था, तो ये जो सामान बिक रहा है, ये सामान जो है वो कितने का बिक रहा है, ठीक है? मार्केट से कितने का आएगा? तो हम पहले उससे
जिस वेंडर से वो खरीद रहा है उस वेंडर का डिटेल लेते हैं, फिर अपने हिसाब से भी थोड़ी-सी रिसर्च करते हैं कि ये जो वेंडर दे रहा है, ये कहीं कम या ज़्यादा अमाउंट तो नहीं बोल रहा, ताकि हमें ये पता हो कि यार ये कॉस्ट ऑफ गुड है, ये बिल्कुल एक्यूरेट या करीब-तरीन एक्यूरेसी के हो, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं हो। क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ गुड ही गलत आपने कैलकुलेट कर ली, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत आ जाएगा, और क्या आगे आगे जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है वो ग्रॉस प्रॉफिट के ज़रिए होनी है। फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट जब आपका आ जाता है, तो आपने चेक करना है कि भई आपके डिलीवरी चार्जेस क्या हैं, आपके ऊपर एड स्पेंड कितना हो रहा है, फिर उसके बाद शॉपिफाई की पेमेंट, कार्गो पेमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि बहुत सारे फाउंडर क्या करते हैं कि वो अपनी सैलरी इंक्लूड नहीं करते। जब भी वो आपको इनकम स्टेटमेंट शेयर करेंगे, तो वो बोलते हैं यार ये मेरे कस्टमर केयर का बंदा है, इसकी ये सैलरी है, ये डिस्पैच का बंदा है, इसकी ये सैलरी है। अपनी सैलरी इंक्लूड नहीं करते, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो छोटे ई-कॉमर्स स्टोर होते हैं, उसमें बिज़नेस ओनर जो होता है वो खुद एड्स रन कर रहा होता है। तो आप हमेशा याद रखें एज़ अ इन्वेस्टर, जब कोई ऐसा बिज़नेस खरीद रहे हैं, तो आप बोलें कि भाई ये जो आप है ना अपनी सैलरी, या अगर आपकी जब मैं ये खरीदूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे किसी न किसी एजेंसी को देना पड़ेगा, या किसी बंदे को रखना पड़ेगा जो एड्स रन कर सके। तो उसकी कॉस्टिंग भी इंक्लूड करें अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। क्योंकि अगर उसकी कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं है, और आपने समझा कि भाई इसका जो प्रॉफिट है महीने का जो है 5 लाख रुपए बन रहा है, और आपने 5 लाख के मल्टीपल के ऊपर वो ई-कॉमर्स बाय कर लिया, और फिर आपको दोबारा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंदा हायर करना पड़ा एड्स रन करने के लिए, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 5 लाख से रिड्यूस होके जो है वो साढ़े 4 लाख रुपए बन जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आपको बंदा कितने का मिलता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी बाय कर रहे हो, तो आप ये बोलें कि भाई जो-जो बंदा काम कर रहा है, वो बंदे की सैलरीज़ मुझे बताओ, और उसमें सारे बंदों की सैलरीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, एड्स चलाने वाले की, डिस्पैच वाले की, कस्टमर केयर की, ऑपरेशंस के अगर कोई बंदे रखे हुए हैं, उनकी भी सैलरी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी हम किसी भी बिज़नेस डील करवाते हैं, तो उसमें फाउंडर से ये बोलते हैं कि जब आप ये बिज़नेस बेचोगे, तो 1 महीने तक पूरी की पूरी चीज़ें ट्रांसफ़र करोगे, और जो एम्प्लॉइज़ आपके पास काम कर रहे हैं, वो सारे एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो न्यू फाउंडर के एम्प्लॉइज़ बन जाएँगे। बहुत सारे फाउंडर ये करते हैं कि भाई जो एम्प्लॉइज़ हैं वो मेरे पास ही रहेंगे, ये जो न्यू बंदा खरीद रहा है वो अपने एम्प्लॉयी खुद हायर करे। आप कभी भी ऐसी डील में नहीं जाएँ जहाँ पे फाउंडर आपको ये बोल रहा है। आप क्या करें, आप बोलें कि भई मैं अगर ये बाय करूँगा, तो सैलरी सबकी लिखी हुई होनी चाहिए। फिर जब मैं ये बाय कर लूँगा, तो अगले 1 साल तक जो है वो ये बंदे मेरे पास रहेंगे, और अगले 1 महीने तक आप मुझे पूरी ट्रेनिंग दोगे। तो हम क्या करते हैं, जो पेमेंट करवाते हैं फाउंडर्स को, वो पार्ट्स में करवा देते हैं। इनिशियल पेमेंट्स करवाते हैं, फिर कुछ काम हो जाता है फिर करवाते हैं, और फिर जब सारी ट्रेनिंग हो जाती है तब फाइनल पेमेंट करवाते हैं, ताकि ये कि हमारा जो फाउंडर है, उसको जो है वो सारी चीज़ें डिलीवर कर सके, और जो हमारा इन्वेस्टर है वो रिस्क फ्री हो सके। अच्छा, इसमें फाउंडर ये बोलता है यार मैंने सारी ट्रेनिंग कर दी, फाउंडर ने पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए हम ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि हम जो है वो पैसे जो है अपने अकाउंट में मंगवा लेते हैं एग्ज़िट बेस के, और बोलते हैं कि भई जब ये चीज़ हो जाएगी, तो हम पैसे जो है फाउंडर को दे देते हैं। तो फाउंडर भी सैटिस्फाई हो जाता है कि हाँ यार, ये पैसे जो है वो मेरे एग्ज़िट बेस के पास पड़े हुए हैं, जब मैं चीज़ डिलीवर कर दूँगा तो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएँगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक? फिर उसके बाद एज़ अ इन्वेस्टर जब आप देख रहे हैं बिज़नेस को, तो उसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर देखें। अब इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें, तो स्टार्टिंग में साढ़े 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट, फिर साढ़े 3 लाख, फिर 1,40,000, फिर 16,000, फिर 90,000, फिर 1,13,000। अब आप ये देख रहे हैं, ये कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। अब इमेजिन करें कि अगर ये बंदा जिस टाइम पे बेचना चाह रहा था, अभी जब इसने बेचा लास्ट मंथ की जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो 23,000 60,000 रुपए आपको नज़र आ रही है। तो उसकी वजह से जो खरीदने वाला है उसने बोला कि भाई मैं तो इसके ज़्यादा मल्टीपल नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी जो अमाउंट है या नेट प्रॉफिट बन रहा है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो नॉर्मली ई-कॉमर्स का थंब रूल ये होता है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट बन रहा है ना, 1 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट बन रहा है, उसका आप मल्टीप्लाई कर दें 20 से, या मैक्सिमम जाता है 35 के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कभी-कभार ये मल्टीपल 20 से भी कम हो जाता है, इस केस सिनेरियो में जहाँ पे आपकी जो सेल्स है या प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि जो खरीदने वाला होता है ना, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बोलता है यार ये क्यों हो रहा है? अब आपके पास लॉजिकल रीज़निंग कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि आपकी जो सेल्स है, अगर आप बिज़नेस बेचना चाहते हैं, तो या तो ट्रैजेक्टरी ऊपर जा रही हो, या वो कंसिस्टेंट हो। इन दोनों चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ मौजूद नहीं हुई, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही हुई, तो आपको नुकसान ये होगा कि आपको कम मिलेगा। इसी वजह से अब आप देखें कि इसका एवरेज अगर मैं देखूँ, तो 87,000 पर मंथ का प्रॉफिट बन रहा है। तो उसके हिसाब से 20 का मल्टीपल अगर लगाऊँ ना, तो 17 लाख रुपए वैल्यू बननी चाहिए। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही थी इसके बिज़नेस में, तो इसी वजह से इसका जो बिज़नेस सेल हुआ, वो 1 मिलियन से भी कम हुआ। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इस तरह के बिज़नेस के एज़ अ इन्वेस्टर क्यों फ़ायदा होता है। बाकी चीज़ें मैंने बता दी क्या-क्या चीज़ें देखनी है। लेकिन इस तरह के बिज़नेस खरीदने में अगर आप खुद रन करना चाह रहे हैं ना, तो इस तरह का बिज़नेस आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो फाउंडर होता है वो आपको सारी चीज़ें सिखाता है, काइंड ऑफ क्रैश कोर्स हो जाता है आपका।
तो उस क्रैश कोर्स होने की वजह से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप खुद से अगर कोई चीज़ स्टार्ट करें तो वैसे ही 15-20 लाख रुपए आपने लगाने हैं। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए की ये चीज़ बाय कर लेते हैं जिसमें फाउंडर आपको सारी चीज़ें सिखा रहा है, सप्लाई चेन सिखा रहा है, मार्केटिंग सिखा रहा है, सब कुछ सिखा रहा है, तो आपका कम रिस्क हो जाता है और आप उससे चीज़ें सीख के ग्रो कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली इसमें मसला नहीं है। ये जो सेल्स कम-ज़्यादा हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि कभी वो ऐड चलाता है, कभी वो एड्स नहीं चलाता। लेकिन अगर आपके पास पीछे बजट है, आप कोई ई-कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। लेकिन फंडामेंटली देख लें कि कोई इश्यू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये जिस पर्टिकुलर मार्केट में काम कर रहा है, उसमें अब लोग खरीदते ही नहीं है चीज़। लेकिन यहाँ पे जो ई-कॉमर्स बिज़नेस था, वो अबाया का स्टोर था। अबाया आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फीमेल्स यूज़ करती हैं, तो इसका मतलब इसकी जो मार्केट है, वो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे अगर जिस नए फाउंडर ने इसको बाय किया, इन्वेस्टर ने बाय किया, अगर वो सही से टीम मैनेज करे और सही से इसे ग्रो करे, तो उसको 1 मिलियन से कम में इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल गई, जो कि नॉर्मली नहीं मिलती। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे ये बताएँ कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या अगर आप अपना बिज़नेस बेचते हैं, तो और क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया? जज़ाकल्लाह।